नमस्कार साथियों, आपको जैसा कि पता है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम जो है वो अब इस साल होकर के रहेगा, क्योंकि हमारे यूपी टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो 2, 3 और 4 जुलाई को हो चुका है। उसके बाद से लगातार अगर आप ध्यान देंगे तो अखबारों में ये नोट चर्चा चल रही है कि क्या टीचर की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो अनुमानों के हिसाब से अगर देखें तो इस साल के अंत तक यानी कि नवंबर और दिसंबर तक में आपको सुपर टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर मान करके हम चलते हैं कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, आपको पता है कि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है, ये तभी आती है जब चुनाव आते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इस ये मौका आप चूक गए, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिनकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो अगले साल वो नहीं दे पाएँगे, अगली बार नहीं दे पाएँगे। कई लोग ऐसे होंगे जो फिर 5 साल इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक 90 से 120 दिन की स्ट्रैटेजी लेकर के चलें कि आपको सुपर टीईटी जो है वो पास करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, 120 से 130 मार्क्स के बीच में नंबर लाने हैं, तो उसके लिए आपकी क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए, आप किस तरीके से मेहनत करेंगे और क्या किस प्रकार के सवाल आते हैं और आपको किस तरीके से अपडेट रहने की ज़रूरत है, ये सारी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये जो कुल प्रश्न है यहाँ पर ये कितने आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो आपको समय मिलता है वो कितना मिलता है, तो आपको मिलता है 150 मिनट। 150 मिनट यानी ढाई घंटा। तो सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे पास समय की ना कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय मिल रहा है। 1 मिनट के बराबर का समय मिल रहा है, ठीक है? तो 150 मिनट का पेपर है, 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें आपको टिक करना होता है। आपको 1 अंक मिलता है सही करने पर और गलत करने पर आपको कोई अंक कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आता है वो आता है लैंग्वेज का, यानी भाषा। कौन सी भाषा? तो 3 भाषा हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। हिंदी आ रही है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। वहीं पे अंग्रेजी आ रही है आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। वहीं पे संस्कृत आ रही है आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। यानी मातृभाषा से ही आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका भाषा पे कमांड होना बहुत जरूरी है। भाषा पर क्वेश्चन आंसर आपको इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं कि ये कोशिश करोगे वो क्वेश्चन रिपीट ही हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अग्री का ना सिनोनिम बताओ। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताओ। तो पर्यायवाची अग्री का क्या होता है? जल है, अनल है, पवन है या नभ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनल। इसी तरीके से आपसे ये कहा जाएगा कि संधि का चयन करिए। तो संधि का चयन जैसे देवालय, देवलय, देव प्लस आलय या देवा आलय। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि देव प्लस आलय क्या होता है? देवालय होता है। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, कोई बहुत यहाँ पर BA MA लेवल की इंग्लिश नहीं आएगी। ये मान करके चलिए कि 8वीं से 10वीं लेवल तक की जो इंग्लिश आएगी वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कह रहा है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ए लगेगा। एन एन आपको पता है ना, वॉवेल से पहले लगता है। दा उसमें लगता है जो सिंगुलर चीजें होती हैं, या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो ऑनेस्ट जो होता है वो लिखते हम एच से हैं, लेकिन बोलते जब हम इसको बोलते हैं तो बोलते हैं ऑनेस्ट। ओ, ओ यानी वॉवेल। तो यानी यहां पर क्या लगेगा? तो यहां पर लगेगा ए, एन। सिमिलरली इसी तरीके से आपसे यहां पर पूछा जा रहा है हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा। हैप्पी माने क्या होता है? हैप्पी माने होता है खुश। तो खुश का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो उदास होना है ना। यहां पे क्या लिखा? उल्लास में रहना, गुस्से में रहना या कमजोर रहना। तो आपको पता है ये उल्लास में रहना यानी कि जॉय होगा। तो अंग्रेजी में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिक लेवल के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोगों ने संस्कृत पढ़ी नहीं होती, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन संस्कृत उतनी टफ नहीं आती, बेसिक बेसिक आती है। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम पठति, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तक और पुस्तकम, तो सही जवाब हो जाएगा इसका पुस्तकम। गच्छति का अर्थ क्या है? जाता है, खाता है, पीता है, बैठता है, तो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप 10 से 12 घंटे भी दे दोगे ना संस्कृत तो पूरी संस्कृत आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ MCQ लगाने हैं। फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो अब आपका आता है दूसरा
भाषा हम लोगों ने देख ली। भाषा के बाद आता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में जिसके जितने ज्यादा नंबर आ गए उसका सिलेक्शन समझ लो पक्का है। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना के 30 प्रश्न यहां पर आते हैं और 30 नंबर के होते हैं वो। और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, कौन थे? गांधी थे, बी आर अम्बेडकर थे, नेहरू थे या पटेल थे? तो सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेशनल एंथम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, टैगोर ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रेमचंद या फिर हरिवंश राय बच्चन से मतलब हरिवंश राय बच्चन ही होगा, तो आपको पता है किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गणित बहुत फंसा देता है लोगों को। गणित पे यहाँ पर 20 सवाल बन रहे हैं और गणित जो है वो बहुत ही बेसिक गणित यहाँ पर बनेगी, कोई ऐसी गणित नहीं यहाँ पर बनेगी कि जो आपसे ना हो पाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे परसेंटेज निकालना हो गया किसका? 240 का। तो आपको पता है परसेंटेज का अगर आप चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर अपॉन में 100 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 240 से। तो 0 से 0 चला गया, 5 से गया 2 बार में, 5 से गया 5 बार में, 2 से चला गया कितनी बार में? 12 बार में। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 हो गया। इसी तरीके से 12 और 18 का आपसे क्या कह रहा है? एलसीएम लेने को। तो आपको पता है 12 और 18 का एलसीएम लेना है हमें। तो 2 से जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 2 से जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। 3 से जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 3 से जाएगा कितनी बार में? 3 से जाएगा 2 बार में। 3 से जाएगा 3 बार में। फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पे 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 3 36। यानी 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 36 हो गया। तो इस टाइप से सवाल जो है वो आएंगे। थोड़ा सा लेवल आपको देखने को ऊपर मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं मिलेगा। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 10 प्रश्न होते हैं, उनके 10 मार्क्स होंगे। तो आपसे सिंपल सिंपल यहाँ पे एसआई यूनिट और वो सारी चीजें पूछ लेगा। जैसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? तो जूल, न्यूटन, वाट या वोल्ट। तो आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये डाइन होती है। ठीक है। प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से, डाइजेशन से, फर्मेंटेशन से। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस से। इसी तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर एनवायरमेंट और सोशल स्टडीज से। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? तो ये होते हैं जैसे गैस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस यानी पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसके लिए अनिवार्य होती है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो आपको पता होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये लखनऊ है। इसी तरीके से टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसका कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसमें पीवाईक्यू का आपको सहारा लेना पड़ेगा, प्लस आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। तो शिक्षण विधि में अगर देखें प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है टीचिंग किस तरीके से होनी चाहिए? टीचर सेंटर मतलब टीचर को केंद्र में रख के होनी चाहिए, स्टूडेंट को केंद्र में रख के होनी चाहिए, पुस्तक को केंद्र में रख के होनी चाहिए, एग्जाम को केंद्र में रख के। तो जाहिर सी बात है भाई, बच्चा ही सर्वे सर्वा है तो बच्चे को रख करके होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट को रख करके होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट यानी निरंतर अगर आप किसी चीज का असेसमेंट करोगे तो उससे क्या अच्छा होगा? मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, लर्निंग इंप्रूवमेंट होगा, अटेंडेंस होगा, पनिशमेंट होगा। तो याद रखिएगा किसी भी चीज का निरंतर अगर आप असेसमेंट करोगे तो उसकी लर्निंग इंप्रूवमेंट आएगा उसमें। फिर बाल मनोविज्ञान में अगर आप देखोगे तो ये सीडीपी से मिलता जुलता है। जैसे एवरी चाइल्ड लर्न एट सेम, डिफरेंट, फिक्स्ड और नो। यानी हर जो बच्चा है वो एक ही गति से सीखता है, अलग अलग गति से सीखता है, निर्धारित गति से सीखता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे भाई अलग अलग गति से ही सीखता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है इसको? मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है जैसे बच्चे को डराया ना जाए, धमकाया ना जाए, है ना, उसको मोटिवेट किया जाए, है ना, कोई गिफ्ट दिया जाए ताकि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, तो इससे चीजें एनकरेज होंगी। इसी तरीके से फिर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके लाइफ स्किल और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड पे। ये क्या होता है? लाइफ स्किल और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में जैसे आता है गुड कम्युनिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर करता है? लिसनिंग, एंगर, फियर या साइलेंस। तो जाहिर सी बात है भाई लिसन, है ना, किसी चीज को आप सुनोगे तो आपका कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छा होगा। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट क्या इंप्रूव करता है? आपकी प्रोडक्टिविटी को, आलस को या देरी को या फिर तनाव को। तो आप कहोगे भाई हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें जैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही है भाई। प्रिंटर किस काम आता है? स्कैन करने के, प्रिंट करने के, डिस्प्ले या प्ले करने के। तो आप कहोगे प्रिंट करने के काम आता है। सबसे आखिरी में आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसके 5 क्वेश्चन इसके भी बनते हैं। तो अगर आप इसमें देखो तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो अगला क्या होगा?
आप कहोगे 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, 8 × 2 16 होता है, तो 16 × 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 32। इसी तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेब, आम, गाजर और केले में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे गाजर, क्योंकि गाजर सब्जी है। तो आप यहाँ पर ये एक चीज आपने देखी होगी कि इसमें ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत सारा नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप ये देख रहे हो कि हर तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सब्जेक्टों से यहाँ पे 150 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हिंदी है और आपकी जीके और करंट अफेयर्स है और आपकी मैथ है। तो हिंदी, जीके और मैथ को मिला करके आपके 70, यानी कि लमसम लमसम आपके 50% का पेपर तो सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनना है। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस में लेकर के आऊंगा। हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से आपको टारगेट करने हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, संस्कृत में कहां से लेकर के कहां तक का पढ़ना है और उसके बाद कितने एमसीक्यू लगा लें ताकि काम हो जाए, मैथ के वो बेसिक चीजें जिससे आप 12 से 15 क्वेश्चन तो करके ही आ जाओगे, चाहे समझ पाओ चाहे रट के करो। इसी तरीके से साइंस में के 2000 एमसीक्यू अगर आप लोगों ने लगा लिए तो आपका काम हो जाएगा बड़े आराम से। टीचिंग मेथोडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट पैटर्न जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ रीजनिंग और कंप्यूटर को एक साथ कैसे पढ़ें ताकि 10 में कम से कम हमारे 9 या फिर 8 आ जाए, नंबर आ जाए। तो ये पूरा एक प्लान था जो कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। अब ये तो लड़ाई ऐसी है कि अगर मान करके चलिए अगस्त सितंबर में फॉर्म आ भी जाते हैं तो फिर ये नवंबर या दिसंबर में पेपर जाएगा ही जाएगा, और एक बार की मेहनत है बस, उसके बाद फिर आपकी मौज है। तो इसको नहीं जाने देना है, तो हमें 90 से 120 दिन की स्ट्रैटेजी बना करके अब पढ़ना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।